Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to demo lecture number 2 for CA Inter Audit May 2024 and onwards के जो भी आपके बैचेस होंगे ये उसका डेमो लेक्चर नंबर 2 है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले कि अगर आप गलती से क्लास नंबर 1 छोड़ के क्लास नंबर 2 आपने शुरू कर ली है तो लेट मी टेल यू समथिंग। इस क्लास को देखने का फायदा तभी होगा अगर आपने डेमो लेक्चर नंबर 1 देखा है, क्योंकि वहां से आपके इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है, बैचेस के बारे में जानना है, आपको क्लासेस कैसे बाय करनी है, तो आपको सेम प्लेलिस्ट के अंदर एक और वीडियो मिलेगी। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कहां से शुरू हो रहा है, वो आपका डेमो लेक्चर नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ये डेमो लेक्चर नंबर 2 है। कल वाले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया? कल वाले लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी, 1-1.5 घंटे की जो भी वो आपकी क्लास थी, कि ऑडिट क्या है। राइट, हमने समझा कि हम अभी सिलेबस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ऑडिट की फाउंडेशन बनाएंगे। राइट, और वो ऑडिट की फाउंडेशन हम बनाएंगे इन 5 स्टेप्स के साथ, जहां पे हमने कल 4 स्टेप डिस्कस किए थे। 5 स्टेप कौन से थे आपके? सबसे पहला था कि ऑडिट है क्या। मैंने आपको ऑडिट की इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझाया विद द हेल्प ऑफ योर एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस होती है कि आप कैसे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप मार्क्स देते हो, आपकी चेकिंग होती है, रिजल्ट आता है। मैंने इस चीज़ को किससे रिलेट किया? आपके ऑडिट सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद हम गए स्टेप नंबर 2 में और हमने इस पीपीटी की हेल्प से ऑडिट की डेफिनेशन को फिर दोबारा से समझा। लेकिन इस बार हमने ऑडिट की डेफिनेशन कौन सी ली? जो आपके इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में दी है। और यहां पे इस स्टेप के अंदर हमने ऑडिट की उस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किया, मतलब खत्म कर दिया उस डेफिनेशन को, बिल्कुल, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं रुके, फिर हम स्टेप नंबर 3 में गए और उस स्टेप नंबर 3 में हमने ये सीखा कि ये ऑडिट का फ्लो कैसा होता है। आपको इस सब्जेक्ट में ऑडिट जब आप करोगे, ऑडिट जब आप पढ़ोगे, तो आपको कैसे कैसे ऑडिट पढ़नी है, एक ऑडिटर ऑडिट किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग करता है। और हमने इन स्टेप को कैसे सीखा? आपके सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करके सीखा। हमने इस पर्टिकुलर स्टेप में आपके सिलेबस के साथ हाई हेलो करी। राइट, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में भी फ्लो ऑफ ऑडिट ही है, लेकिन यहां पे टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं। जो आपके सिलेबस के अंदर वर्ड्स है वो वर्ड्स यूज हुए हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर स्टेप को हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने शुरू करवाया था, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने ये ग्लोसरी नहीं पढ़ी है, जो आपका स्टेप नंबर 5 है, जो आपकी फाउंडेशन क्लासेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब एक बार स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, हम दोबारा से स्टेप नंबर 4 पे आएंगे और दोबारा से फ्लो ऑफ ऑडिट समझेंगे। और जब आपके ये पांचों के पांचों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपका सिलेबस का चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन क्लासेस आपके लिए मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। मैं इन क्लासेस को इंटर के साथ भी दूंगी, फाइनल के साथ भी दूंगी। तो फाइनल का बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि यार मैंने फाइनल बस इंटर बस कर ली थी जैसे तैसे पास करके, भले ही आपकी एग्जामिनेशन आई है, लेकिन अगर आपको ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इन फाउंडेशन क्लासेस को रेफर कर सकते हो। राइट, और इंटर वाले बच्चों के लिए तो ये क्लासेस मस्ट है। ये फाउंडेशन क्लासेस वो बच्चे भी रेफर कर सकते हैं जो खुद से सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो जब तक ओपन क्लासेस चल रही हैं चैनल पे, तब तक आप इन क्लासेस को देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मेरा बैच खरीद रहे हो, कम से कम आप इन फाउंडेशन क्लासेस को खत्म करो, अपना दिमाग बनाओ कि आपको चीजें समझ में आ रही है, आपकी और मेरी ट्यूनिंग सेट हो रही है, तभी आप बैच को बाय करना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आपकी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और आपने जल्दी जल्दी में कोई भी क्लास बाय कर ली और उसके बाद आपके मन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो और आप 4 बातें जाके मेरे बारे में गलत बोलो, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो पहले आप अपना आराम से इन डेमो क्लासेस को देखो। अभी मई 24 है, बहुत दूर है तुम्हारा टाइम, ट्रस्ट में। ऑडिट इंटर लेवल पे बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, आप आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट की ग्लोसरी। मैंने आपको बता दिया कि कल की क्लास में हमने क्या सीखा कि ऑडिट है क्या। अब आज की क्लास में हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है आपके वर्ड्स जो ऑडिट में यूज होने वाले हैं। और सबसे पहला वर्ड आता है वो है ऑडिट। ऑडिट में सबसे पहला वर्ड फिर से क्या आता है? ऑडिट। अब इस वर्ड को मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है, दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन एक बार उस डेफिनेशन को प्लीज मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दो, ताकि मुझे भी रहे कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं और रिवाइज करके आए हैं। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन।
कैसी एग्जामिनेशन है? मेरी क्लास का रूल है कि आप मेरे साथ बोलोगे, तो चाहे मैं सुन पा रही हूं नहीं सुन पा रही हूं, मेरी एनर्जी के साथ आपको मैच करना है। ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कैसी एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट का वर्ड का मतलब कल डिस्कस किया, एग्जामिनेशन का मतलब कल डिस्कस किया। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अगर आप किसी चीज की चेकिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर तो होगा ना जिसकी आप चेकिंग करते हो। यस, ऑडिट में उस सब्जेक्ट मैटर को क्या कहा जाता है? यू गाइज आर सो सुपर्ब। वो ऑडिट में उस सब्जेक्ट मैटर को कहा जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होगी? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनी है, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनी है। उस एंटिटी का जो साइज है, उस एंटिटी का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, चाहे वो साइज उसका बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी है, इसका मतलब ऑडिट किसी की भी हो सकती है। ऑडिट करने का पर्पस क्या है? ऑडिट करने का पर्पस है ओपिनियन इशू करना। ओपिनियन को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ये चीज आपने कल सीखी, इसी चीज को हमने इन डेप्थ कल डिस्कस किया। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे अगर मैं ग्लोसरी में आऊंगी तो ये बात यहाँ पे लिखी है, आप इस डेफिनेशन को काट सकते हो, ये जेनरिक मतलब लिखी है यहाँ पे। आप अपने आईसीआई की डेफिनेशन को ही याद करोगे, आपको ये चीजें लर्न नहीं करनी है। इनफैक्ट अगर पॉसिबल है आप बेशक इनके मतलब को ना पढ़ो। अगर कई बार ऑडिट पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। राइट, ये आपको अलग से मिलेंगे, जी ड्राइव पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये वर्ड्स एग्जाम में कोई आपसे इन वर्ड्स को नहीं पूछेगा। ऑडिट की डेफिनेशन तो फिर भी पूछी जा सकती है, जो बाकी वर्ड्स है वो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे। आप उन वर्ड्स को अपने सब्जेक्ट में यूज करोगे, सेंटेंसेज में यूज करोगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑडिटर। ये ऑडिटर होता कौन है? सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो ऑडिट करता है वो होगा ऑडिटर। मतलब हमने क्या बोला? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, तो जो इस एग्जामिनेशन को करेगा उसे आप बोलोगे ऑडिटर। उसे आप क्या बोलोगे? ऑडिटर। जब आप सीए बन जाओगे और जब आप जॉब करोगे या आप खुद की प्रैक्टिस करोगे और आप ऑडिट वाले फील्ड में जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? ऑडिटर। तो यहां से एक बात यह भी निकल के आई कि ऑडिटर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑडिटर कोई आपकी फर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑडिटर कौन होगा? जो ऑडिट करेगा उसे कहा जाएगा ऑडिटर। ओके, फिर आता है अगला वर्ड, दैट इज ऑडिटी। कि ये ऑडिटी कौन होगा? जिसकी तुम ऑडिट कर रहे हो वो है ऑडिटी। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी एंटिटी की तुम ऑडिट करोगे उसे कहा जाएगा ऑडिटी। जैसे कि हमारे कल वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, अभी अभी तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी आई है और रिलायंस कंपनी कहती है मेरी ऑडिट कर दो, तो तुम्हारी सिचुएशन में तुम क्या बने? ऑडिटर, और रिलायंस कंपनी क्या बनी? ऑडिटी। राइट राइट। उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं जो कल भी आए थे और मैंने आपको बोला था कि हम इसको जब आपके वर्ड्स को डिस्कस करेंगे फाउंडेशन क्लास में तब हम इनको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ये वर्ड्स थे? ये हैं आपके, नंबर 1 इज मैनेजमेंट एंड नंबर 2 इज TCWG। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूं तो ये होगी आपकी दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। क्या हमें ये लिखना है? आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको समझना है। लिखने पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप इस क्लास को 2 बार देख लो। ठीक है, तो मैनेजमेंट और TCWG जो चीज लिखने वाली होगी मैं बोल लूंगी कि आपको ये लिखनी है। मेरी क्लास में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैं लिख के दूंगी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिवाइज करना है और आपको ध्यान से सुनना है। मैनेजमेंट और TCWG ये क्या है? दोबारा से मुझे एक बार ऑडिट की डेफिनेशन बताओ। क्यों? अभी तो बताई, कल भी यही बताई, कल से यही खेल रहे हैं हम, ऑडिट ऑडिट, क्योंकि अभी आपको यही खेलना है, ऑडिट ऑडिट ही खेलना है आपको। ठीक है, तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। बोलो यार जोर से, क्या तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है? ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज की एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता कौन है?
अगर आप किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हो तो उस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना। हाँ, बना तो रहा होगा। कौन? वही लोग बनाते हैं, आपने कल तो बताया, जो हमें अपॉइंट कर रहे हैं कि आओ मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो। तो वो लोग हैं कौन? उन लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या कहा जाएगा? उन लोगों को इन सब्जेक्ट में कहा जाएगा मैनेजमेंट, TCWG। ये TCWG क्या है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो क्या ये मैनेजमेंट और TCWG दोनों एक ही लोग हैं कि अलग अलग लोग हैं? ये दोनों अलग अलग लोग हैं। ये दोनों अलग अलग लोग हैं। मैनेजमेंट अलग है, TCWG अलग है। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, बट दोनों की लेवल अलग है। ठीक है, ये मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो लोग हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। मैनेजमेंट के लोग आपके डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट के हेड हो गए, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, कैशियर, ये सारे क्या है? तुम्हारी मैनेजमेंट के लोग हैं। अच्छा, और ये जो TCWG है, ये भी तुम्हारी इसी फैमिली के हैं, ये भी तुम्हारी इसी एंटिटी के लोग हैं, लेकिन ये लोग हैं वो लोग जिनके ऊपर गवर्नेंस का रोल प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नेंस का रोल प्ले करना क्या होता है? वो लोग जो आपकी एंटिटी की डायरेक्शन सेट करते हैं। सही वर्ड में बोलूं तो जो आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करते हैं वो है TCWG। ठीक है, जो लोग आपकी कंपनी के गोल्स बनाते हैं, जो लोग आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, वो है TCWG। मतलब TCWG और मैनेजमेंट एक ही फैमिली के हैं, लेकिन फिर भी इनकी लेवल अलग है। आप मुझे बताओ, मैनेजमेंट की लेवल हाई होगी या TCWG की लेवल हाई होगी? सोचो। यस, आपकी TCWG की लेवल हाई होगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट की लेवल लोअर होगी। उसके ऊपर जो उनके काम को भी सुपरवाइज करते हैं, जो उनके काम की भी ओवरसाइट करते हैं, उनको कहते हैं TCWG। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट अलग है और TCWG अलग है। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन बनाएगा? सही टर्म्स में तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन बनाता है? आपकी मैनेजमेंट ही बनाती है, राइट? वैसे लिखा होगा कि मैनेजमेंट/TCWG, पर वो मैनेजमेंट ही है, क्योंकि ये एक ही फैमिली के लोग होते हैं। और कई बार, ये आप ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा भी होगा जहां पे मैनेजमेंट ही TCWG होगी और TCWG ही मैनेजमेंट होगी। ऐसा भी होगा, हाँ ऐसा भी होगा। जैसे कि क्या? जैसे कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेस में मैनेजमेंट ही TCWG है और TCWG ही मैनेजमेंट है। वहां पे ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कोई और बना रहा है और उनके डे टू डे ऑपरेशन को कोई और हैंडल कर रहा है। उनका बेचारों का काम भी वही देख रहे हैं और अपने डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज भी वही बना रहे हैं। तो स्मॉल केसेस, जो स्मॉल एंटिटीज होती है, उस केसेस में आपकी मैनेजमेंट ही TCWG होती है और TCWG ही मैनेजमेंट होती है। समझ में आया? तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो लोग गवर्नेंस का रोल प्ले करते हैं, जो लोग ओवरसाइट करते हैं, वो होती है आपके दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG। और मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कुछ नहीं होता, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आपकी मैनेजमेंट ये काम करती है। फिर आता फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? कल भी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी दो चीजें आएंगी, फटाफट बताओ वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो आएगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी आएगी आपकी अदर इंफॉर्मेशन। ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोली है। वैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन आपको बाइफरफिकेट कराने के लिए कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो कोई और फाइनेंशियल रिकॉर्ड रह गए, जिसको मैंने बोला अदर इंफॉर्मेशन, वो भी क्या आएगी? आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कल मैंने क्या बताया? 6 कंपोनेंट है। कौन कौन से? आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला था मैंने कल आपको? ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, आपके वाउचर्स, ETC। ठीक है, और भी बहुत अलग अलग टाइप के आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो यही आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो हमने कल इन डेप्थ डिस्कस करी थी। उसके बाद आता है आपका जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताई ना, ये होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट क्या अपनी मर्जी से बना देगी? मतलब जैसा उसका दिल चाहेगा वैसे बना देगी? क्या कहना चाह रहे हो? आपकी मैनेजमेंट फर्नीचर खरीद के लेकर आई, ये फर्नीचर क्या है, P&L में डालूं या बैलेंस शीट में डालूं? मैम डालना तो आपको बैलेंस शीट में चाहिए क्योंकि एसेट है। नहीं, मैनेजमेंट तो कहती है मैं तो इसको खर्चा मान लूंगी, मैं तो इसको P&L में डालूंगी। तो क्या वो डाल सकती है? अरे मैनेजमेंट ऐसे कैसे कर सकती है? क्यों? क्योंकि कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी ये भी तो कोई बताता है ना। अच्छा, मतलब तुम पढ़ाई करके आई हो +1 +2 में। हाँ, हमने पढ़े हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, ठीक है। थोड़ा बहुत AS इंडियस के बारे में भी सुना होगा। हाँ सुना है। आपको क्या पता, हम क्लासेस भी ले चुके हैं अपनी अकाउंट्स की, ठीक है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ तो, कोई तो फ्रेमवर्क ऐसा है जो ये बताता है कि किस चीज की एंट्री कैसे होनी है, कौन सी चीज डेबिट में जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में जाएगी, किसको P&L में लेकर जाओ, किसको बैलेंस शीट में लेकर जाओ, किसकी प्रोविजनिंग करो, किसको तुम लाइबिलिटी बनाओ। ये सारी चीजें कोई ना कोई तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बता रहा है ना। हाँ बताता है। तो सुनो मेरी बात, जो भी आपकी मैनेजमेंट को, TCWG को ये बताता है कि तुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक और कीवर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आई एम श्योर कि वो आगे जाके मैंने कहीं पे इंक्लूड किया होगा उन कीवर्ड्स में। उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क, इसके नाम में ही इसका मतलब है, बहुत बार ये वर्ड ऑडिट में आएगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। जैसे कि AS, जैसे कि इंडेस, जैसे कि कोई गैप हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स होगी, एंड कोई और अगर लॉ या रेगुलेशन कुछ भी प्रिस्क्राइब करता है जो कहता है कि आपके एंटिटी को ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए, वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसको छोड़ो, अब ये बताओ, 2 वर्ड आपने वहां पे लिखे हुए हैं, जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि हमने तो आज तक सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है। ये 2 वर्ड क्या है? मेरी राइटिंग को प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। तो जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपकी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो एक लार्ज ऑडियंस को सर्व करती है। मतलब जो आपकी कॉमन नीड्स है ना, कॉमन नीड्स है, किसकी नीड्स? किसकी नीड्स? ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड्स, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। कॉमन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहना चाहते हो? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी खुद बना लेती है, अपने पास ही रख लेती है, कि कुछ और भी इसका काम है? अरे मैम, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है यार हमारी कंपनी में। तो ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लोग यूज करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। हाँ, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इन लोगों की कॉमन नीड को सेटिस्फाई करती है उसको कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, स्पेशल पर्पस क्या हुआ? जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ठीक है। अगर मान लो टैक्सेशन अथॉरिटी ने बोला कि आप मुझे टैक्स के लॉस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, या मैनेजमेंट आपकी इंटरनल रेफरेंसेस के लिए, अपनी खुद के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो वो क्या हुआ? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आती है, अलग अलग टाइप की है, जिसको आप फाइनल लेवल पे जाके अभी इसका एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये 2 टर्म यहां से निकल कर आए। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाई जाती है विद द यूनिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। यहां पे आपकी रिपोर्टिंग किन चीजों को लेकर होगी वो डिफाइंड होती है पहले से। फिर आती है आपकी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सीधी सी बात है, जो आपकी कॉमन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे उसको कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूं। फिर आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड,
जो है असर्शन। क्या है असर्शन? ये असर्शन क्या है? assertion are the representations. These are the representations by the management. क्या बोल रहे हो? रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट तुम्हें क्या देगी? यार मैम, मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी ना, उसके ऊपर हमें चेकिंग करनी है। अभी ऑडिट के डेफिनेशन में तो ये देखा। अच्छा ठीक है, मतलब तुम कहना चाह रहे हो मैनेजमेंट तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगी? हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ ऐसे दिखेगा, अभी के लिए मान लो टी शेप वाला नहीं है, यही वाला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, यस। यहाँ पे उसका अमाउंट होगा, यस। यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी, इनकम्स होंगी, यस। और यहाँ पे उसका अमाउंट होगा, यस। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, हमें क्यों बता रहा हूँ, सुनो अभी, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या होगा मैम? रेंट होगा, सैलरी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वैसे तो परचेजेस से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैम सेल्स होंगी हमारी, और बाय अदर इनकम्स भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी इनकम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट कह रही है कि मैंने इस साल ना 20,000 रुपये का खर्चा किया है। अच्छा, ये मैनेजमेंट कह रही है। अच्छा, मतलब अभी तक इसकी चेकिंग किसी ने नहीं करी है कि ये किया भी है या नहीं किया, इसको किसी ने नहीं बोला है। बस मैनेजमेंट कह रही है कि मैंने 20,000 रुपये का खर्चा किया है। हाँ, मैनेजमेंट कह रही है मैंने 2 लाख रुपए की सैलरी दी है। मैनेजमेंट कह रही है 10,000 रुपये मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस किया है। मैनेजमेंट कह रही है 2 करोड़ रुपए की सेल्स करी है। मैनेजमेंट कह रही है मेरी अदर इनकम है 4 करोड़ रुपए की। ये सारी बातें जो मैनेजमेंट अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या, बैलेंस शीट में यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी होंगी, अभी के लिए टी शेप को भूल जाओ, यहाँ पे आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, और यहाँ पे क्या होंगे, आपके एसेट्स होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कहती है मेरे पास एक लैंड है 4 करोड़ रुपए की। मैनेजमेंट कहती है मेरे पास एक फर्नीचर है 2 करोड़ रुपए का। मैनेजमेंट कहती है मेरे डेटर्स हैं इतने, मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं इतने। यहाँ पे मैनेजमेंट कह रही है शेयर कैपिटल है, यहाँ पे मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये सब कुछ। तो मैनेजमेंट जो बात बोल रही है कि मेरी लाइबिलिटीज इतने की, मेरे एसेट इतने के, मेरे एसेट ये है, इतने अमाउंट के हैं। मैनेजमेंट जो कह रही है मैंने इस साल ये किया, वो किया, इतना मेरा रेंट, इतनी मेरी सैलरी, ये सारी रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट की हैं, ठीक है। मैनेजमेंट जब आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी तो क्या बोलेगी कि इतना हुआ। अभी तक वो किसी ने चेक नहीं करा कि क्या एक्चुअल में 20,000 रुपए का ही रेंट का खर्चा है, क्या एक्चुअल में 2 करोड़ रुपए की ही सेल हुई, क्या एक्चुअल में 4 करोड़ रुपए की ही अदर इनकम है, क्या वो सेल इस साल ही बुक होनी चाहिए थी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एएस के हिसाब से। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट कह रही है उनको ऑडिट में कहा जाता है असर्शंस। सो असर्शंस आर द क्लेम, मैनेजमेंट क्लेम कर रही है या रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो आपके 6 कंपोनेंट है उसके अंदर, ठीक है, अबाउट द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड एग्जिस्टेंस। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। असर्शन को हम ऐसे नंबर 315 और आपके चैप्टर के अंदर जाके ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ये एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें है क्या, ठीक है। तो असर्शन का मतलब क्या हुआ, वो रिप्रेजेंटेशन जो आपकी मैनेजमेंट दे रही है। ये ऑडिटर के लिए क्यों रेलिवेंट है असर्शन? क्योंकि ऑडिटर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या करनी है, चेकिंग करनी है। ये आपका ऑडिटर ही तो बताएगा ना कि मैनेजमेंट जो कह रही है कि 20,000 रुपए का रेंट है वो 20,000 का है या नहीं। यही तो आपको सीखना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ओके, आगे अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैम ये चीज़ तो हमें इतने अच्छे से पता है ना, हम आपको बता भी नहीं सकते कि कितने अच्छे से पता है। हमने इतने एस्टिमेट्स लिए हैं, इतने एस्टिमेट्स लिए हैं, बस रुको। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या मैम, मैनेजमेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना उस टाइम पे मैनेजमेंट एस्टिमेट लेती है, हमें पता है। एक एग्जांपल दो अगर पता है तो। मैम आपने क्या कभी सुना नहीं ना कि मैनेजमेंट प्रोविजन बनाती है फॉर द डाउटफुल डेट? मैंने तो सुना है, तुम बताओ तुमने सुना है?
हाँ, हमने सुना है। मैनेजमेंट प्रोविजन बनाती है डाउटफुल डेट के लिए। अगर मैनेजमेंट को आज ये लगता है कि फ्यूचर में जाकर उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आ सकती है और वो ऑब्लिगेशन का होना आज उसको पता है, तो उसके लिए भी वो प्रोविजनिंग करती है। ठीक है, तो मतलब जब मैनेजमेंट इन प्रोविजंस को बना रही है तो क्या मैनेजमेंट को एग्जैक्ट पता है कि उसके कितने डेटर बेड डेट हो जाएंगे, या वो एक एस्टिमेट लगाती है? वो एक एस्टिमेट लगाती है और उसको आप कहते हो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या कहते हो? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, राइट। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि वो अजम्पशंस जो आपकी मैनेजमेंट बना रही है फॉर दी आइटम्स की डेप्रिसिएशन। देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन भी अपने आप में एक एस्टिमेट है। कैसे? किस रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपकी मैनेजमेंट लगाएगी, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है ना। यूजफुल लाइफ कौन बताता है? क्या कहीं लिखी हुई है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेबल लाओगे तो ये 10 साल ही चलेगा? ये आपकी मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाती है। ठीक है, कुछ अजम्पशन लेती है, कुछ अपना पास्ट रिकॉर्ड देखती है, कुछ उस पर्टिकुलर एसेट की करंट कंडीशन देखती है, वो अजम्पशन लगाती है कि ये पर्टिकुलर एसेट कितने टाइम चलेगा, तो डेप्रिसिएशन होगी बेड डेट के लिए। जब आप प्रोविजनिंग करते हो, इन सारी चीज़ों में आप एस्टिमेट लेते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंटिंग एस्टिमेट लेती है। मेरे ऑडिटर का इस अकाउंटिंग एस्टिमेट से क्या लेना देना है? दिमाग लगाओ। ऑडिटर क्या चेक कर रहा है? ऑडिटर चेक कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अगर ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है तो क्या आपका ऑडिटर, जो आपके ऑडिटर को आपके मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एस्टिमेट लिए हैं, क्या वो उनको चेक नहीं करेगा? अरे बिल्कुल चेक करेगा। उसको कंफर्ट लेना है ना। मैंने क्या बोल दिया आपने? कंफर्ट लेना है। अब अभी भूल जाओ मैंने क्या बोल दिया। कंफर्ट लेना है, उसको ओपिनियन देना है ना। तो क्या वो जब पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करेगा तो क्या वो एस्टिमेट्स को भी चेक करेगा? ऑब्वियसली वो देखेगा ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट कम करने के लिए जानबूझ के ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाना चाह रही है, क्योंकि अगर आप डेबिट साइड पे खर्चा ज्यादा बुक करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। मैम, कोई मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट क्यों कम करना चाहेगी? प्रॉफिट कम करेगी तभी तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी आपका ऑडिटर चेक करता है और इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड है, ऐसे नंबर 540। स्टैंडर्ड क्या है इस चीज में अभी आप नहीं घुसोगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फिर आती है मिस स्टेटमेंट। ध्यान से सुनते जाओ, ये मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मैम, आपने हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी अभी, क्या? कि हम ऑडिटर हैं, ठीक है, और हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है, हमें ओपिनियन देना है। आपने बोल दिया, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो डिस्कशन करी, हमें ये भी समझ में आ गया कि मैनेजमेंट हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, उसके अंदर मैनेजमेंट हमें कुछ बातें लिख के देगी जिनको आप बोल रहे हो कि असर्शन बोलेंगे ऑडिट में। ठीक है, तो मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कही हुई बातें सही हैं या गलत हैं। हाँ, तो फिर ओपिनियन क्या दोगे तुम? अच्छा, तो मतलब प्रैक्टिकली हमने कल भी देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही, ये आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ना। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, आपके ऑडिटर को ये देखना है। हाँ, मतलब एक तरीके से आपका ऑडिटर ये ढूंढ रहा है कि जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यही बात हुई ना। हाँ, तो मतलब आपका ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को ढूंढ रहा है। अच्छा, ये मिस स्टेटमेंट क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? अरे अभी तो बताया ना हिंदी में, गलतियां। वो सब तो ठीक है, गलती। आपका ऑडिटर मिस स्टेटमेंट ढूंढ रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट ने दी, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने दिए, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी असर्शन आपकी मैनेजमेंट ने दी उसमें गलतियां ढूंढ रहा है आपका ऑडिटर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ठीक है। गलतियां ढूंढेगा और फिर उसको अपना ओपिनियन देना है। कैसे देगा हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मिस स्टेटमेंट होती क्या है? मैम, गलतियां होती हैं। और सुनो अभी बात, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता गलतियां हैं, ठीक है। लेकिन दो चीज यहां पे आएंगी आपकी। क्या? कोई चीज मिस स्टेटमेंट मतलब दो चीजें, ओमिशन एंड कमीशन। क्या? सुनते जाओ, ओमिशन एंड कमीशन। कोई चीज करनी थी आपको पर आपने नहीं करी। क्या कह रहे हो?
आपको कोई डिस्क्लोजर देना था, क्योंकि आपकी एंटिटी के ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, जो एएस इंडेस लगता है, वो कहता है कि आपको डिस्क्लोजर देना है, बट आपने नहीं दिया, तो ये भी मिस स्टेटमेंट ही है। किसी चीज को आपको बताना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी चीज के खर्चे को आपको बुक करना है, किसी डिस्क्लोजर को आपको देना है, आप नहीं दे रहे हो, ये मिस स्टेटमेंट है। तो ओमिशन, वो भूल जो आपकी मैनेजमेंट से हो गई, या वो भूल जो आपकी मैनेजमेंट ने जानबूझ के कर दी, वो मिस स्टेटमेंट है। ओके, फिर आता है कमीशन। कमीशन मतलब आपकी मैनेजमेंट को करना कुछ चाहिए था, कर कुछ और दिया है, तो ये भी मिस स्टेटमेंट है। तो गलतियों में दोनों चीजें आएंगी, एक कुछ काम करना चाहिए था वो नहीं किया, दूसरा करना कुछ और चाहिए था कर कुछ और दिया, वो भी क्या होगी, आपकी मिस स्टेटमेंट होगी। तो मिस स्टेटमेंट क्या हुई, गलती हुई। अच्छा, डन है। तो मतलब मेरे ऑडिटर को ओमिशन, कमीशन, ये दोनों ढूंढना है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मेरी मैनेजमेंट ने कर दी हैं। हाँ मैम, ये मिस स्टेटमेंट के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ जी, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होगे आपका एरर्स और एक होगा आपका फ्रॉड। एक होगा आपका एरर और एक होगा आपका फ्रॉड। समझ नहीं आया दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि देखने को तो दोनों ही गलतियां हैं। मतलब आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है, 20,000 रुपए की फिगर डालनी थी, मैनेजमेंट ने 2 लाख की डाल दी, ये तो फ्रॉड हुआ ना। खर्चा 20,000 रुपए का बुक करना था, खर्चा 2 लाख का बुक कर रही है, ये तो फ्रॉड हुआ ना। हाँ फ्रॉड हुआ, पर वो फ्रॉड है या एरर है, वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। किस चीज के ऊपर? उस चीज को कहते हैं इंटेंशन। इतना बड़ा लिखने की जरूरत थी नहीं, पता नहीं क्यों मैंने इतना स्टाइल मारा है। उसको कहते हैं इंटेंशन। क्या कहते हैं? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा, है ना। मैनेजमेंट जिन गलतियों को जानबूझ के करती है, जहां पे उसकी इच्छा है, मर्जी है, उसको कहा जाएगा फ्रॉड। जो चोरी तुम जानबूझ के करते हो वो फ्रॉड है। जो चोरी तुमने जानबूझ के नहीं करी, तुमसे हो गई चोरी। मतलब कैसे? देखो, 20,000 रुपए की तुम्हें इनकम दिखानी थी, तुम इनकम दिखा रहे हो सिर्फ 10,000 रुपए की। गलती से ऐसा हो गया कि एक वाउचर था 10,000 रुपए का जो तुमने नहीं रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, नहीं डाली उसकी जनरल एंट्री, नहीं आया वो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैनेजमेंट को बेचारी को पता भी नहीं कि ऐसा हो गया। वो तो ऑडिटर जब आए, उन्होंने चेकिंग करी तो उनको पता लगा यार ये तो डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसे तुम क्या बोलोगे? एरर, कि गलती हो गई उससे। लेकिन जानबूझ के सेल नहीं दिखा रहे हो ताकि तुम कम टैक्स पे करो, तो तुम क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। तो इंटेंशन आपकी एरर और फ्रॉड को डिफरेंशिएट करता है। जहां पे आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रॉडुलेंट करूंगी। क्या क्या बोल दिया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्या करूंगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रॉडुलेंट करूंगी। गिव मी 2 मिनट, इसका चार्जर लगाना है। ओके, कहाँ पे थे यार? हाँ, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट जहां पे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड करती है उसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने आपको क्या बताया? अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट उसमें फ्रॉड कर रही है उसको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो एरर और फ्रॉड में जो डिफरेंस करने वाला पॉइंट क्या है? वो है इंटेंशन का। वो किसका पॉइंट है? वो है इंटेंशन का। तो जहां पे आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन है, जहां पे आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि वो क्या करेगी? वो फ्रॉड करेगी। इंटेंशन है मिस स्टेटमेंट को करने की, सॉरी, मिस स्टेटमेंट को करने की, उसको कहा जाएगा फ्रॉड। और जहां पे उसकी इंटेंशन नहीं है, बेचारी से गलती हो गई, वो उसकी एरर है। क्या ये मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ये एरर है या फ्रॉड है? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका ऑडिट का जो सब्जेक्ट है वो फ्रॉड को अलग नजरों से देखता है और गलतियों को अलग नजरों से देखता है। फ्रॉड को सिवियर माना जाता है, इसके सिवियर इंप्लीकेशन होती है, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर।
और आपके ऑडिटर को भी इस फ्रॉड की रिपोर्टिंग अलग अलग जगह पे करनी पड़ती है। तो फ्रॉड अपने आप में एक सिविल आपका कंसेप्ट है, मतलब इसकी एक सिविल इम्प्लीकेशन आती है और आपके ऑडिटर की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को लेके, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हुई आपकी मिस स्टेटमेंट कि कोई भी इनएक्यूरेसीज, कोई भी एरर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती हैं, और मिस स्टेटमेंट दो टाइप की हो सकती है जिसके अंदर एरर होती है और फ्रॉड होता है। फिर आता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ये आपका इस क्लास का आज का आखिरी पॉइंट है। बस इतना ही पढ़ेंगे, बस इतना ही तुम याद रखो। मैंने क्या बोला अभी आपको? मिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? मिस स्टेटमेंट। समझ में आया ना मिस स्टेटमेंट क्या है? गलतियां हैं। हाँ, मेरा ऑडिटर क्या ढूंढ रहा है? इन्हीं गलतियों के पीछे लगा हुआ है वो। उसको इन्हीं गलतियों को ढूंढना है, इन्हीं एरर्स, इन्हीं फ्रॉड को ढूंढना है, और इन्हीं एरर्स, इन्हीं फ्रॉड को ढूंढ के इनको बेस बनाकर वो अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, मेरा ऑडिटर चेक कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायंस कंपनी की, जिसकी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की टर्नओवर है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था। और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था उस टाइम पे उसको गलती मिल गई। एक उसको मिल ही नहीं रही थी, 2 दिन से वो ऑडिट कर रहा है, सडनली उसको गलती मिली, वो बहुत खुश हुआ। गलती का अमाउंट पता क्या था? 100 रुपए का, है ना। ऑडिटर गया मैनेजमेंट के पास, मान लो कि परचेजेस में गलती थी, परचेज डिपार्टमेंट के हेड के पास गया और ऑडिटर ने बोला ये 100 रुपए की गलती कहाँ से है, कहाँ से आएगी, मतलब ये 100 रुपए का मिसमैच आ रहा है, इसकी आप एक्सप्लेनेशन दो। तो वो परचेज डिपार्टमेंट का हेड उसको देखा और हंसा, कहता यार हम पर डे पे हमारी करोड्स में परचेजेस होती हैं, तुम कह रहे हो कि 100 रुपए का हिसाब दो, तुम दिमाग लगाओ अपना, ये 100 रुपए का हिसाब मैं कहाँ से ला के दूं तुम्हें? क्या तुम्हारे लिए ये 100 रुपए, अगर मैं पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूं, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है उसको देखूं, जितने एसेट हैं उसको देखूं रिलायंस कंपनी के, जितनी लाइबिलिटीज हैं उसको देखूं, क्या तुम्हें इसकी मटीरियल, तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है? तुम देखो तो सही। तुम बोल रहे हो हाँ यार इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 100 रुपए का मिसमैच तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। हाँ, तो मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है रिलायंस कंपनी जैसी कंपनी के लिए, 100 रुपए का मिसमैच। लेकिन अगर यही मिसमैच मैं कहती हूँ 2 लाख रुपए का है, तो आप बोलोगे फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20 लाख का है तो इंपॉर्टेंट है, 2 करोड़ का है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, ये होता है मटीरियल। मटीरियल का सिंपल सा वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर यही गलती 100 रुपए की, 100 रुपए की तो नहीं, चलो 1000 रुपए की गलती लगा लो, यही गलती आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में निकलती जिसकी टर्नओवर सिर्फ 20,000 रुपए की है, तो क्या ये 1000 रुपए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए? 20,000 रुपए की हर साल सेल करते हैं, 1000 रुपए का मिसमैच है, तो यस ऑफ कोर्स होता। ठीक है, तो मटीरियल का मतलब होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलने वाली, अब एक स्टेटमेंट बोल रही हूं ध्यान से सुनो, आपका ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलने वाली हर एक गलती से कंसर्न्ड नहीं है, उसको सिर्फ उन गलतियों से मतलब है जो मटीरियल हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। जो मटीरियल हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मेरे ऑडिटर को सिर्फ उनसे लेना देना है। ये कौन बताएगा ये मटेरियल कितना अमाउंट माना जाएगा? मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि 2 लाख रुपए मटेरियल है कि 200 रुपए मटेरियल है? हाँ, ये आपका ऑडिटर खुद ही डिसाइड करेगा। मतलब ये आपके ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होगा कि क्या अमाउंट मटेरियल है, क्या अमाउंट मटेरियल नहीं है। अच्छा, मतलब अगर ऑडिटर ने बोल दिया कि रिलायंस कंपनी में 10 रुपए का मिसमैच मटेरियल है, मैं इसका इफेक्ट अपने ओपिनियन में दिखाऊंगा कि देखो रिलायंस कंपनी ने 10 रुपए का फ्रॉड किया है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर आपका एक स्टैंडर्ड है जिसको आप बाद में पढ़ोगे, 320, 320, जो आपके ऑडिटर को कुछ रेफरेंसेस देता है। ठीक है, जो मटेरियलिटी आपके ऑडिटर को कैसे सेट करनी चाहिए, मटेरियल चीजें किसको बोला जाएगा,
मटेरियल किसको बोला जाएगा ये स्टैंडर्ड बताएगा। तो आपका ऑडिटर जब मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा तो इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा। वो ये देखेगा कि आपका बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के वहां पे रिस्क कितना है मिस स्टेटमेंट होने का, अपनी मटेरियलिटी लेवल को सेट करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑडिटर अब यहां से एक बात और ये निकल के आई कि सिर्फ मिस स्टेटमेंट से कंसर्न नहीं है, हमारे ऑडिटर को मटेरियल मिस स्टेटमेंट से लेना देना है। मतलब अगर कोई चिंदी मिस्टेक है उससे ऑडिटर को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा, अगर मान लो मेरे ऑडिटर ने बोला कि 20,000 रुपये मेरी मटेरियलिटी लेवल है, ये कब बोलेगा? वो प्लानिंग के टाइम पे ही बोल देगा। कल बताया ना प्लानिंग कौन सी स्टेज पे होती है, वो प्लानिंग के टाइम पे ही अपनी एक लेवल फिक्स कर लेता है कि इस लेवल के नीचे वाले सारे अमाउंट्स इमटेरियल, इस लेवल या इस लेवल के ऊपर वाले अमाउंट मेरे लिए मटेरियल। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपये अगर उसने लेवल सेट कर ली, अगर उसको 20,000 या उससे ज्यादा की गलतियां मिलेगी तो वो कंसर्न होगा, उससे नीचे वाले मिसस्टेटमेंट को वो छोड़ता जाएगा। लेकिन बाद में हम इसको ये भी बताएंगे, अगर ये 20,000 जैसी छोटी छोटी गलतियां मिलके बहुत ज्यादा गलतियां हैं और वो आपकी मटेरियलिटी लेवल को, इस लेवल को क्रॉस कर रही हैं, तो तब हमारा ऑडिटर दोबारा से क्या हो जाएगा? कंसर्न हो जाएगा। इसको हम ऐसे नंबर 320 में कवर करेंगे। अभी के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक ऐसी मिसस्टेटमेंट, अगर इन मिसस्टेटमेंट को तुम करेक्ट नहीं करोगे तो ये आपके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। इस चीज को तुम ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे नंबर 320 में हम मटेरियलिटी का मतलब सीखेंगे। बस अभी के लिए तुम याद रखो कि वो मिसस्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है, वो मिसस्टेटमेंट आपके लिए मटेरियल है। इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है ये आपका ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा, उसका प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। ऐसे नंबर 320 की जो रेफरेंसेस है, उन रेफरेंसेस को वो यूज करता है और तब अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने आज सीखी। इसके अलावा बाकी सारे वर्ड्स का मतलब हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर आप इस क्लास को YouTube पे देख रहे हो तो लाइक दिस वीडियो। जब तक ओपन क्लासेस है आप देखते रहो, क्लासेस को एंजॉय करते रहो। आपको बैच बाय करना है, यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जैसे भी आप इस क्लास को देख रहे हो। बाय बाय।